हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में द्विघात की हमने बात करी थी किसकी? हमने बात करी थी द्विघात व्यंजकों की। और द्विघात व्यंजकों में हमने ये जाना कि जब हम उसे हल करते हैं तो ये पाते हैं कि द्विघात व्यंजक का जो समीकरण है या जो आपका एक्सप्रेशन है, व्यंजक है, वो परवलय की जैसे चला जाता है ना, वो परवलय में परिवर्तित हो जाता है। अब ये परवलय में परिवर्तित हो जाता है तो ये कौन से परवलय में होता है? ये उन मानक परवलयों की समीकरणों के जैसा बन जाता है जो या तो ऊपर की ओर खुलती हैं या नीचे की ओर खुलते हैं। और हमने ये देखा था कि इनका जो शीर्ष आता था वो आता था -b/2a और -d/4a। तो वहीं से हम लोग आज अपनी शुरुआत वापस करते हैं। हमने क्या बात करी थी उसको हम पहले एक बार समराइज करें। हमने कहा था कि यदि आपका व्यंजक y = ax² प्लस bx प्लस सी बराबर bx प्लस सी के रूप में है, जहां a आपका शून्य नहीं है और a b c जो है वो वास्तविक अंक है, तो यह जो द्विघात व्यंजक है ये परवलय को निरूपित करता है। और यह परवलय या तो ऊपर की ओर खुलता है या नीचे की ओर खुलता है। अगर a धनात्मक है तो आपका परवलय ऊपर की ओर खुलेगा। यानी इसका अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ आएगा कुछ ऐसा जब a कैसा होगा? पॉजिटिव। और यह ग्राफ आएगा ऐसा जब आपका a कैसा होगा? नेगेटिव। अच्छा, जब शीर्ष की बात करते हैं तो परवलय जो हमारा द्विघात व्यंजक है उसके परवलय का जो शीर्ष है वो हमेशा फिक्स है -b/2a और -d/4a पर। यानी यहां पर भी क्या आएगा? -b/2a और माइनस का d/4a। हमेशा यही इसके शीर्ष रहते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमारी बात हो गई थी कि हमने द्विघात व्यंजक को परिवर्तित कर लिया था परवलय में और हम ये समझ गए थे कि a धनात्मक होने पे परवलय ऊपर की ओर और a ऋणात्मक होने पर परवलय नीचे की ओर खुलेगा। अब इसी बिंदु को हम आज आगे लेते हुए चलते हैं और सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इससे हम इसके ग्राफ से हम क्या क्या सीख सकते हैं। ठीक है ना? तो आप देखो कि आपका परवलय, यानी अगर अपन कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करें, आज शुरुआत ही अपन करते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर से। ठीक है, तो मेरा पहला पॉइंट जो मैं बात करूंगा वो देखना क्या है। ठीक है, कि यदि व्यंजक y बराबर ax² प्लस bx प्लस c का a धनात्मक है, a > 0 है, तब व्यंजक का आलेख परवलय ऊपर की ओर, परवलय ऊपर की ओर और यदि a ऋणात्मक तब परवलय नीचे की ओर होगा। यह पहला पॉइंट अपना क्लियर हुआ। यानी अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो ये वाला ग्राफ किसका बनेगा बेटा? ये वाला ग्राफ बनेगा y बराबर ax² प्लस bx प्लस c का, जो कंडीशन वहां पर लिखी हुई है। कब? जब a पॉजिटिव हो। ठीक है ना? और यही आलेख किसका बनेगा? y बराबर ax² प्लस bx प्लस c का, जब आपका a कैसा हो? नेगेटिव हो। यह पहला पॉइंट है जो अपन को क्लियर है, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है यदि द्विघात व्यंजक का a धनात्मक है। क्या है? a धनात्मक है, यानी ग्राफ कौन सा है? ये वाला है। तब व्यंजक का न्यूनतम मान y बराबर -d/4a होगा। इसका जो सबसे न्यूनतम मान आएगा वो कितना आएगा? -d/4a आएगा। क्यों? क्योंकि देखो शीर्ष जो बात करते हैं हम, उस शीर्ष के निर्देशांक क्या होते हैं बेटा? x निर्देशांक होता है -b/2a और y निर्देशांक होता है माइनस का d/4a। तो आपका जो न्यूनतम मान आ रहा है y का, भाई देखो रेंज क्या होती है? रेंज का मतलब परिसर। परिसर मतलब क्या? y के मान।
x के मान इनपुट है और y के मान क्या है, आउटपुट है। तो जब आप x के मान डालोगे तो आपको किसके मान प्राप्त होंगे, y के मान प्राप्त होंगे। और जब आपको y के मान प्राप्त होने शुरू होंगे तो देखिए इस ग्राफ को ध्यान से कि आपको सबसे न्यूनतम मान तो -d/4 मिलेगा y का। उसके बाद ग्राफ कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, द्विघात व्यंजक का a > 0 जब होगा तब व्यंजक का न्यूनतम y बराबर -d/4 होगा, ठीक है, जो कि x बराबर -b/2a पर प्राप्त होगा। ठीक बात। तो अगर आपको एक ऐसा द्विघात व्यंजक दे रखा है जिसका a धनात्मक है तो हम उसका न्यूनतम मान बता सकते हैं कि उसका जो न्यूनतम मान आने वाला है वो क्या आने वाला है, -d/4 है। यानी ग्राफ -d/4 से नीचे नहीं जाएगा, उतना ही रहेगा। और ये जो -d/4 है ये x के किस मान पर आएगा, x बराबर -b/2a आप जब रखेंगे तो ये मान आपको प्राप्त होगा। ठीक बात। ये सेकंड पॉइंट अपना क्लियर हुआ, ठीक है। इसी प्रकार यदि a ऋणात्मक है, क्या है, a ऋणात्मक है, तब व्यंजक का आलेख कैसा बनेगा बेटा, अगर a ऋणात्मक है तो व्यंजक का आलेख ये वाला आएगा। तो हम बोलेंगे तब व्यंजक का अधिकतम मान y बराबर -d/4 है होगा, ठीक है ना, जो कि x बराबर -b/2a पर प्राप्त होगा। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, देखो बेटा शीर्ष तो इसके भी कितने हैं, -b/2a है और -d/4 है, पर इसका जो आलेख बना है a ऋणात्मक होने की वजह से वो आलेख नीचे की ओर खुलता हुआ जा रहा है। यानी ग्राफ का जो नीचे वाला पोर्शन है वो तो कहां तक चला जाएगा, -अनंत तक चला जाएगा, पर ऊपर उसकी जो चोटी बनेगी यानी जो आपका शीर्ष बनेगा वो शीर्ष का y का वैल्यू कितना आने वाला है, -d/4 आएगा। और वो y का मान -d/4 कब आएगा, जब आप x का मान क्या रखेंगे, -b/2a रखेंगे। यानी जब भी आपको कोई द्विघात दिया जाए तो आप ये बता सकते हैं उसे देख करके कि उसका न्यूनतम मान है परिभाषित या अधिकतम मान है परिभाषित। यदि a उसका धनात्मक है तो उसका न्यूनतम मान परिभाषित है, अधिकतम मान कहां जा रहा है, अनंत की ओर जा रहा है, ठीक है। और अगर आपका a ऋणात्मक है तो उसका अधिकतम मान परिभाषित है और न्यूनतम मान अनंत की तरफ जा रहा है। और ये जो न्यूनतम मान मैं बोल रहा हूं इस केस में और इस केस में जो अधिकतम मान बोल रहा हूं ये दोनों ही मान है -d/4 और ये x के किस मान पर आते हैं, -b/2a पर आते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को अपन समझते हैं। देखिए मैंने कहा आपसे एग्जांपल लिया, मैंने कहा एक क्वेश्चन कि यदि मैंने क्वेश्चन में कहा कि यदि x बिलोंग्स टू R है, यदि x बिलोंग्स टू R है तब y बराबर x² - 3x + 7 का न्यूनतम मान ज्ञात करें तथा x का वह मान जो y का न्यूनतम मान दे, क्या होगा। अब प्रश्न बहुत सिंपल सा है। बेसिकली मैं पूछ रहा हूं कि आपको x बिलोंग्स टू, मैंने r दे दिया, x बिलोंग्स टू r देने के पीछे का मेरा मकसद है बेटा क्योंकि ये इसका प्रांत है। आप अगर मैं द्विघात की बात कर रहा हूं तो द्विघात अगर आपको दे रखी है y बराबर ax² + bx + c तो x का मान आप उसमें कुछ भी डाल सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो उसका जो आलेख बनेगा वो आलेख, चूंकि यहां पर a धनात्मक है, a का मान कितना है 1, तो मुझे मालूम है कि उसका आलेख कैसा बनेगा, तो उसका आलेख कैसा बनेगा, ऊपर की ओर खुलता हुआ चलेगा परवलय, तो उसका जो न्यूनतम मान आएगा वो मैं निकाल सकता हूं। अब देखो मैंने जब लास्ट क्लास करी थी तो मैंने आपसे कहा था इनका ग्राफ कैसे बनाया जाता है वो हमें याद है। अगर मैं इसकी बात करूं तो चूंकि a धनात्मक है तो ये जो ग्राफ है ये परवलय ऊपर की ओर बनने वाला है।
इसके शीर्ष के जो निर्देशांक आने वाले हैं वो शीर्ष के निर्देशांक होने वाला है बेटा माइनस का b/2a और माइनस का d/4 है। आप लोग इस बात को अच्छे से समझ लें कि परवलय अगर द्विघात वाला है तो उसके शीर्ष हमेशा क्या होंगे, माइनस b/2a होंगे और माइनस d/4a होंगे। ठीक बात। अब क्या होगा, बार बार जो आपके a और b और c के मान है वो अलग अलग आते हैं, अलग अलग द्विघात के, तो उसकी वजह से आपका x का निर्देशांक और y का निर्देशांक स्वतः ही बदलता चला जाएगा। ठीक, a धनात्मक होने की वजह से परवलय ऊपर की ओर खुल गया। अब जरा अपन इसका माइनस b/2a निकाले तो इसके माइनस b/2 के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो देखिए b का मान कितना है, या तो माइनस लगा लो पहले, b का मान -3 है तो अपन ने -3 रख लिया, बटे में 2 इंटू a का मान कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये तो इसका माइनस b/2 आया। अब माइनस लगा लो, d के बारे में चेक करते हैं। d अगर इसका निकालोगे तो आएगा 3 का, यानी -3 का होल स्क्वायर और माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 7, यानी 9 - 28, और 9 - 28 का मतलब कितना हो गया, माइनस का 19। ठीक है ना, माइनस का 19 आएगा। तो अगर 9 - 28 अपन करेंगे तो अपन को कितना मिल गया, माइनस का 19 मिल गया। अच्छा, तो आपका यहां जो d आया वो -19 आ गया। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4 इंटू a यानी 1, तो आपका जो शीर्ष का निर्देशांक आया वो यहां से आपको देखो कितना मिला, 3/2, और यहां से कितना मिल गया, 19/4। यानी ये जो शीर्ष के निर्देशांक है वो है 3/2 और 19/4। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि इसका न्यूनतम मान ज्ञात करें, तो न्यूनतम मान कितना आएगा बेटा, 19/4 आएगा। अब आप चाहें तो खुद से x के बहुत सारे मानों को सोचें और इस व्यंजक में डालने के बाद और ये कोशिश करें कि मैं 19/4 से न्यूनतम मान लेके आ जाऊं, क्योंकि आपको मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वो परवलय था तो शीर्ष पर अपना सबसे न्यूनतम मान देने वाला था। ठीक है, और वो मान कितने पर आया, 3/2 पर आया। अब जरा देखो एक बार, मैंने आपसे बोला कि इस समीकरण में आप 3/2 डाल दें तो y बराबर कितना आ जाएगा, आपका 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये वाला, माइनस 3 इंटू 3/2 आ जाएगा और प्लस 7 हो जाएगा। y बराबर कितना आ गया बेटा, यहां पर 9/4 माइनस 9/2 प्लस 7। इसको अगर आप हल करते हैं तो y बराबर कितना आ गया, एलसीएम ले लो सीधे सीधे 4, तो यहां 9 माइनस का 18 और प्लस का 28। ठीक बात, y बराबर 9 - 18 -9 प्लस 28 यानी कि 19/4। ये लीजिए आपका y का मान कितना आ गया, 19/4, जब आप x का मान क्या डाल रहे हैं, 3/2। तो अपना पॉइंट क्या था कि x का वो मान भी याद करना है जो क्या दे, तो हमने बोला x बराबर 3/2 पर y मिनिमम जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 19/4। तो आप द्विघात के अंदर ये बता सकते हैं कि न्यूनतम मान क्या होगा या अधिकतम क्या होगा, पहले तो ये निर्धारित करना पड़ेगा कि a कैसा है। अगर a धनात्मक है तो उसका न्यूनतम मान मैं बता सकता हूं कब, लेकिन ये भी ध्यान रखना बेटा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर की बात कर रहा हूं मैंने x पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन, कोई भी पाबंदी, कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया है, मैंने x को फ्री छोड़ रखा है। मैंने x को बोला कि तुम्हें जो वैल्यू लेनी है ले लो, आपका जो ग्राफ है, जो आलेख है वो 19/4 से तो नीचे जा ही नहीं सकता। ठीक बात। तो हमारे को जो सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा, उस सेकंड पॉइंट पे हमने क्या रखा था कि यदि आपका a धनात्मक है तो व्यंजक का न्यूनतम मान कितना आएगा, -d/4a आएगा, और वो x के किस पर आएगा, -b/2 पर आएगा। जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाते हैं या हम ज्यामिति पढ़ते हैं तो हम समझते हैं जब x का मान डाला जाता है तभी y का मान आएगा, तो यही x का मान होगा जब क्या आएगा, y आएगा। सही बात है, तो ये न्यूनतम मान हो गया, और ये अगर आपका a ऋणात्मक है तो वो अधिकतम मान हो गया। ठीक बात। तो इसी पॉइंट को, थर्ड पॉइंट को मैं फिर अपना जो सेकंड पॉइंट था, इस सेकंड पॉइंट को मैं फिर से इलैबोरेट करता हूं और एक थर्ड पॉइंट बनाता हूं, और थर्ड पॉइंट अब आपको समझ में आएगा कि देखो मैं क्या लिख रहा हूं। थर्ड पॉइंट कहता है यदि x बिलोंग्स टू R है, ठीक है, यदि x का मान कहां जा रहा है, पूरी वास्तविक संख्याओं को पकड़ रहा है, यदि x बिलोंग्स टू R है तब द्विघात व्यंजक y बराबर ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर हम क्या बोलते हैं, a शून्य नहीं और a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर का परिसर, परिसर का मतलब रेंज है ना, परिसर को अपन क्या बोलेंगे बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट रेंज। ठीक है ना, हम रेंज की बात कर रहे हैं, परिसर मतलब y का मान, प्रांत मतलब x का मान। ठीक है, तो परिसर -d/4a से लेकर अनंत होगा।
परिसर मतलब y का मान, तो इसको हम बोलते हैं y बिलोंग्स टू, y कहां पर रहेगा, -d/4a से लेकर अनंत होगा यदि a ग्रेटर देन 0, ठीक है। वह y बिलोंग्स टू माइनस अनंत से -d/4a होगा यदि a लेस देन 0, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि x का मान, मैंने क्या बोल दिया, ऑल रियल नंबर, मैंने कहा सारे वास्तविक अंक आप डाल सकते हैं, तो क्या होगा, जब a धनात्मक होगा तो परवलय ऊपर की ओर खुला, तो उसका न्यूनतम मान तो निश्चित हो गया -d/4a, और अधिकतम मान अनंत पर चला गया, तो इसका परिसर यानी y का मान कहां से कहां तक, -d/4a से लेकर अनंत तक गया। ऐसे ही अगर a ऋणात्मक हो गया बेटा, तो क्या होगा, ग्राफ आपका नीचे की तरफ खुलेगा, और जब ग्राफ नीचे की तरफ खुलेगा तो आप बोलोगे कि सर वो माइनस अनंत से आ रहा होगा और शीर्ष पर आके खत्म हो जाएगा, यानी -d/4a तक खत्म हो जाएगा। तो हमारा थर्ड पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि यदि x बिलोंग्स टू r है, तब द्विघात व्यंजक का जो परिसर है वो या तो ये होगा या ये होगा। ये कब होगा, जब a ग्रेटर देन 0 है, ये कब होगा, जब a लेस देन 0 है। यहां तक अपना पॉइंट क्लियर हो गया थर्ड। चलिए फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट आपसे कहता है कि देखिए आपने क्या कर दिया, आपने परिसर की बात कर ली, आपने न्यूनतम मानों की बात कर ली, ठीक है। अब आप देखें कि आलेख से हमको और भी बहुत सारी चीजें समझने को आ सकती है। वो क्या, y बराबर ax² प्लस bx प्लस c, फिर से मैं वो कंडीशन लिख रहा हूं, कब तक, जब तक आपके अंदर से आवाज ना आ जाए कि ये कंडीशन अब हमें रट चुकी है, ठीक है। तो y बराबर ax² प्लस bx प्लस c का आलेख रेखा x बराबर -b/2a के सापेक्ष सममित होती है। अच्छा, सममित को हम क्या बोलते हैं, सममित को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब अगर आप x बराबर -b/2a आलेख में रेखा x बराबर -b/2a खींच देते हैं, तो जब आप उसे खींचेंगे ना, तो क्या पाएंगे कि जो ग्राफ है वो बिल्कुल आधे हिस्से में कट जाएगा और एक तरफ का आलेख दूसरे तरफ के आलेख की इमेज दिखेगी आपको, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मैंने कंडीशन ले ली है, मान लीजिए a पॉजिटिव, ठीक है ना, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। ये आपका जो पॉइंट होता है बेटा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है आपका -b/2a और माइनस का d/4a होता है, ठीक है। अब x बराबर -b/2a, अच्छा एक चीज और समझना बेटा, ये जब भी मैं आपको x बराबर a बोलता हूं ना, इसका मतलब ये एक सरल रेखा है। x बराबर a को अगर अपन प्रदर्शित करना चाहें तो ये क्या है, एक सरल रेखा है जो कि हमेशा y अक्ष के सापेक्ष समांतर है। ये रेखा x बराबर a जो होगी वो हमेशा कैसी आएगी, y अक्ष से समांतर आएगी। y बराबर a अगर मैं बोल दूं तो वो x अक्ष से समांतर आएगी, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला x बराबर -b/2a रेखा, तो वो रेखा ऐसे निकल जाएगी बेटा। तो आपको ये दिखेगा कि ये जो ग्राफ है, इतना हिस्सा, ये ग्राफ का हिस्सा और ये ग्राफ का हिस्सा इस लाइन के सापेक्ष एक दूसरे के क्या कहलाएंगे बेटा, इमेज कहलाएंगे। तो ये कहलाती है लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी ये वो रेखा है जिसके सापेक्ष आपका आलेख जो है वो सममित है। क्या है, सममित। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ मान जो यहां पर आपको देंगे वो आपके इधर से भी प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। दो बार आपको, यानी x के दो अलग अलग मान आप डालते हैं तो आपको y का एक ही मान प्राप्त होगा। ये सममित होने की वजह का कारण जो है वो ये है, ठीक है। तो आप आलेख को देख करके बता सकते हैं कि ऐसा भी होता है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने पांचवें पॉइंट पर। पांचवा पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना। पांचवा पॉइंट में अपन क्या बोलेंगे, चलिए पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवा पॉइंट कहता है कि यदि द्विघात ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, द्विघात, ये देखो अपने पॉइंट कहां भी पढ़ा था, जब हमने परिमेय असमीका पढ़ी थी तब भी मैंने ये पॉइंट बताया था, और तब मैंने आपसे बोला था कि जब मैं द्विघात में जाऊंगा तब मैं आपको इसको क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो यदि द्विघात ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का d ऋणात्मक है, क्या है, d ऋणात्मक है, तथा
ए धनात्मक है तब x के सभी वास्तविक मानों के लिए, x के सभी वास्तविक मानों के लिए y का मान सदैव धनात्मक होगा। अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है बेटा। क्या कह रहा हूं मैं? अगर आपका d ऋणात्मक है और a धनात्मक है तो आप x का कोई भी मान डाल दें, आपका जो y का मान आने वाला है वो धनात्मक है। यही बात हमने वहां पर परिमेय समीकरणों में भी करी थी कि अगर d नेगेटिव है और a नेगेटिव है तो आउटपुट हमेशा क्वाड्रेटिक का कैसा रहेगा? पॉजिटिव। क्यों? आपका देखो a कैसा है बेटा? a कैसा है? a धनात्मक है। a धनात्मक है तो आप बोलोगे कि सर जो परिसर बनेगा वो परिसर अभी आपने हमें बताया कि वो -d/4a से लेकर और अनंत तक बनेगा। ठीक है, अब मैं -d/4a की कहानी थोड़ा सा समझ लेता हूं। -d/4a में मैंने क्या बोला है? ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि आपका जो a है वो धनात्मक है, यानी आपका जो ये नीचे वाला हिस्सा है ये 4a का 4a पूरा का पूरा क्या हो गया? धनात्मक। और d कैसा है बेटा? d ऋणात्मक है। d ऋणात्मक होने की वजह से माइनस और माइनस अपने आप क्या बन जाएंगे? प्लस। तो ये जो पूरा अंक आपको प्राप्त हो रहा है ये पूरा का पूरा अंक क्या मिलेगा आपको? एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। और पॉजिटिव नंबर से आप कहां तक जा रहे हो? पॉजिटिव अनंत की तरफ जा रहे हो। तो क्या आपको कभी शून्य प्राप्त हुआ? नहीं। क्या आपको कभी ऋणात्मक अंक प्राप्त हुए? नहीं। तो आपके y में, y के अंदर जितने भी मान आए वो सब कैसे आए? धनात्मक आए। तो हमने क्या बोला? द्विघात के अंदर अगर d ऋणात्मक है तथा a धनात्मक है तब x के सभी वास्तविक मानों के लिए y का मान सदैव क्या रहेगा? धनात्मक होगा। बहुत क्लियर सा पॉइंट हो गया। तो इसी पॉइंट को अपन नेक्स्ट पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट पॉइंट अपना 6 पॉइंट क्या बनेगा? 6 पॉइंट बनेगा कि यदि द्विघात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अच्छा यहां द्विघात समीकरण मैंने बोल दिया था, आप यहां ध्यान रखना, इज इक्वल टू ये y है बेटा ना। यदि द्विघात का d ऋणात्मक तथा a भी ऋणात्मक तब x के सभी वास्तविक मानों के लिए y का मान सदैव ऋणात्मक होगा। अब आपको ये क्लियर है? क्योंकि आप जब a नेगेटिव बोल चुके हैं तो आपका रेंज क्या आने वाला है बेटा? आपका रेंज आने वाला है माइनस अनंत से और माइनस का d/4 आने वाला है। यही आपका रेंज आएगा। अब देखिए आपका a कैसा है? a आपका ऋणात्मक है। अगर आपने बोला कि सर a ऋणात्मक है तो 4a अपने आप में कैसा हो गया? ऋणात्मक हो गया। और d आपने ऋणात्मक बोला है तो ये d ऋणात्मक है तो माइनस d पूरा का पूरा धनात्मक। तो धनात्मक बटे ऋणात्मक, एक ऋणात्मक अंक। कहां से आ रहे हो? माइनस अनंत से। कहां तक जा रहे हो? एक ऋणात्मक अंक तक जा रहे हो। तो ना आपके पास शून्य आया ना धनात्मक आया, तो आपके जो जितने भी आउटपुट है वो कैसे आएंगे? वो ऋणात्मक आएंगे। ठीक बात है। तो आपका ये 6 पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो आप रेंज भी निकाल सकते हैं बहुत आराम से।